नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने यूजीसी नेट द्वारा कराया गया हिंदी विषय का प्रथम पाली का पेपर सोल्व किया था और आज हम करेंगे हिंदी विषय का ही द्वितीय पाली का पेपर सोल्व। आप अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट कर कितने सही है, ताकि मेरिट का अंदाज़ा हो सके कि इस बार कितनी मेरिट जाने वाली है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपनी सभी क्लास की पीडीएफ इसी चैनल पर अपलोड करती हूँ। साथ ही ये मेरी ईमेल आईडी है, यदि आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पेपर। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसी आपू ही न सही जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। जो एनटी है उन्होंने ये आंसर माना है एक गुरु, पर जो ये गुरु है उन्हीं का नाम महंत था, तो इसमें एक और चार दोनों सही होने चाहिए। एनटीए ने एक गुरु माना है। तो आइए एक बार, मैंने जो मेरे पास बुक है लोक भारती प्रकाशन की बुक है अंधेर नगरी की, वहाँ से मैंने लिया है ये। तो ये जो है यहाँ पर जब ये अंत में पंक्ति है ना, तो यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, पर इस गुरु का ही नाम था महंत नाटक में। तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सही माना जाएगा और इसके आंसर दोनों माने जाएंगे, गुरु भी और महंत भी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 23, ऑप्शन 3 24, ऑप्शन 4 25। तो इसका आंसर होगा 2 23। कुछ को कन्फ्यूजन है कि इसमें 22 भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर आगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है और उसी का पेज रखा है, तो यहाँ पर क्लियर है कितने ग्रंथ माने हैं देव ने, 23 ग्रंथ माने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 इब्रानी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 हबशी, ऑप्शन 4 फारसी। तो इसका आंसर एनटीए ने 4 माना है, फारसी, और सही है। कुछ मेरे पास मैसेज आया था तो बोल रहे थे इसका आंसर 3 होना चाहिए, नहीं इसका आंसर 4 ही है। मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो ये बुक है ये कामता प्रसाद गुरु की बुक है हिंदी व्याकरण, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है सामी भाषाएं कौन कौन सी है, इब्रानी, अरबी, हबशी। तो हमारा आंसर क्या होगा, फारसी, क्योंकि फारसी जो है वो सामी भाषाएं ना होकर वो आर्य भाषा है। तो अब मुझे उम्मीद है आपका डाउट दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है। आपको बताना है अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है। ये है हमारा, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। ऑप्शन बी, आधुनिक भाव बोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सी, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। डी, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से हमारे सही होंगे। तो जो एनटीए ने आंसर माना है वो बी और सी है, पर स्टूडेंट का कहना है कि ए भी सही है, क्योंकि महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। पर जब हमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कौन सा ज़्यादा सही है। तो ये दोनों पॉइंट ज़्यादा सही है। ए क्यों नहीं सही है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बुक का पेज रखा हुआ है। ये धर्मवीर भारती अंधा युग नाटक है। ये बुक है हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है, और इसमें लिखा है गीति नाट्य में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। यानी 18वें दिन की कथा ने तो है ही, पर 18वें दिन की संध्या से है। तो यहाँ पर जो है ये एनटीए ने शायद इसीलिए ही इसका आंसर बी और सी माना है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, फिर उस हिसाब से हमको सॉल्व करना होता है। तो इसका आंसर एनटीए ने 2 माना है, बी और सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमें मिलान करना है। यहाँ पर उपन्यास दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके पात्र है, आपको बताना है कौन सा उपन्यास का कौन सा पात्र है। इसका आंसर होगा 3।
यानी लाला मदन मोहन हमारा कौन से उपन्यास का पात्र है? परीक्षा गुरु का। राम किशुन बाबू हमारा मैला आंचल का। मंगल गोदान का पात्र है। जुबेर झूठा सच का पात्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ये मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास ही है चारों। आपको इन चारों में से बताना है किसकी जो विषय वस्तु है उसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। ऑप्शन 1 चाक, ऑप्शन 2 झूला नट, ऑप्शन 3 अलमा कबूतरी, ऑप्शन 4 इदरनमम। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 चाक। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी बुक है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की, उसमें क्लियर लिखा है चाक में कथा लेखिका ने बुंदेलखंड से बाहर आकर ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ को चित्रित किया है। तो जो कि तो यहीं से लाइन उठाई गई है, इसीलिए हमको ये बुक पढ़नी जरूरी होती है क्योंकि क्वेश्चन भी इन्हीं बुक से आते हैं। और इसीलिए मैंने रखे हैं कुछ क्वेश्चन, मैंने इसीलिए ही रखे हैं यहाँ पर और साथ में किताब रखी है ताकि आपको पता चल सके कि बुक पढ़नी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? ए कुंभन दास के पुत्र थे, बी इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, सी इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, डी हितजु कोमंगल इनकी काव्य कीर्ति है। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से चतुर्भुज दास के विषय में सही है। तो इसका आंसर होगा 3 ए और डी। मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता देती हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन आया है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। यहाँ पर क्लियर लिखा है जो ये क्या कहते हैं, ये कुंभन दास जी के पुत्र थे चतुर्भुज दास, ये क्लियर हो गया। और एक ये आया था हितजु कोमंगल किसका ग्रंथ है, तो ये भी चतुर्भुज दास का है। और पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है कि इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, नहीं इनके 2 ग्रंथ नहीं मिलते, इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं। तो आपको पता चला होगा कि अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं बुक में से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है? ए केवल कवित्त के रचयिता, बी हिंदी के प्रथम महाकवि, सी केवल दुआ और तोमर के रचयिता, डी व्याकरण में पारंगत। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 सही, बी और डी। ये क्वेश्चन भी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है वहाँ से आया है। आइए देख लेते हैं इसको भी एक बार। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है और यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है ये हिंदी के प्रथम महाकवि है। और दूसरा हमारा है व्याकरण, तो यहाँ पर लिखा है ये रहा व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र पुराण नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। तो हमारे ये दोनों पॉइंट सही हो गए, प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बुक में, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन ये रहा हिंदी के प्रथम महाकवि व्याकरण में पारंगत, यानी हमारा बी डी सही हो गया। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी कहानियाँ हैं और ये उनके पात्र है। आपको बताना है कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है। सबसे पहले हम आंसर देखेंगे, आंसर हमारा होगा 4 लैना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, पीरबक्स पर्दा कहानी का पात्र है, लतीका परिंदे कहानी की पात्र है, सामनाथ चीव की दावत कहानी का पात्र है। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ए पदम सिंह शर्मा, बी काशीनाथ खत्री, सी श्याम बिहारी मिश्र, डी राधाचरण गोस्वामी। इन चारों में से कौन कौन से सही है आपको विकल्प सुनने हैं। ऑप्शन ए है ए और डी, ऑप्शन 2 है बी और सी, ऑप्शन 3 है बी और डी, ऑप्शन 4 है ए और बी। इसका आंसर होगा 3 बी और डी। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कहाँ से आया है। ये हमारी बुक है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की, इसमें भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखे हैं। तो हमारे में राधाचरण गोस्वामी काशीनाथ खत्री ये दोनों भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आगे चलते हैं, आगे ये हमारे उपन्यास है और ये कथन है। आपको बताना है कौन सा कथन किस उपन्यास के पात्र ने बोला है, इनका मिलान करना है। इसका आंसर हमारा होगा 1 चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो ये किसका कथन है, ये रूपन बाबू का कथन है। अगला बी देखेंगे, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये हमारा कथन हुआ होरी का। अगला
देखेंगे, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, शेखर का कथन है ये। डी देखेंगे, समूचा आर्यवर्त रक्तकर्दम से पिछिल होने जा रहा है, ये कथन है लोरिक देव का। आगे बढ़ते हैं, अगले हम देखेंगे ये पात्र है और ये हमारे नाटक है। कौन सा पात्र किससे मैच करता है वो देखना है हमको। इसका आंसर हमारा फोर्थ होगा। सकटार चंद्रगुप्त के नाटक का पात्र है। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का पात्र है। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक का पात्र है। और आपने देखा होगा ये चारों ही नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। फ्रायर मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक है, दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? ए, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। बी, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। सी, महादेवी के गीतों में अनोखी व्यंजना है। डी, महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ है, रमणीय कल्पना नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक में मिलेगा और इसमें जो हमारे सही है वे है बी और सी, यानी हमारा ऑप्शन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए, लुइपा, बी, स्वयंभू, सी, हेमचंद्र, डी, पुष्पदंत। इसका आंसर होगा 2 क्योंकि स्वयंभू हमारे सबसे पहले कवि माने जाते हैं। तो आप देख ले पहले बी कहाँ पर सबसे पहले आया है, तो 2 में ही बी पहले है, तो हमारा ये आंसर हो गया बी ए टी सी, यानी स्वयंभू, स्वयंभू के बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत और फिर हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कीर्ति नहीं है? ऑप्शन ए है रूपमंजरी, ऑप्शन 2 विरह मंजरी, ऑप्शन 3 मानमंजरी, ऑप्शन 4 कविप्रिया। तो इसका आंसर होगा 4 कविप्रिया। ये क्वेश्चन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से आया है। यहाँ पर लिखा है रूपमंजरी, मानमंजरी, विरह मंजरी, यहाँ पर ये नंददास की सभी रचनाएं लिखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? कविप्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। ए, अजातशत्रु, बी, ध्रुव स्वामिनी, सी, राज्यश्री, डी, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ सही होगा, सी ए डी बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। ए, राष्ट्रीय कवि के रूप में, 2 नवोत्थान कवि के रूप में, 3 भारतीय कवि के रूप में, 4 सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो इसका आंसर होगा 2 नवोत्थान के कवि के रूप में। इस क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है रचनाएं वे हमको पढ़नी है। संस्कृति के 4 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है और आप देख लीजिए कितना डीपली क्वेश्चन वहाँ से आया है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने ये पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। ए, यह 12मासा शैली में लिखा गया है। बी, 12मासा की शुरुआत जायसी ने की। सी, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। डी, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। आपको बताना इन चारों में से कौन कौन से कथन हैं वे नागमती वियोग के बारे में सही है। देख लेते हैं हम। मैं आपको बता दूं इसका जो हमारा आंसर होगा 3 ए और डी, क्योंकि यह 12मासा शैली में लिखा गया पर 12मासा की शुरुआत जायसी ने नहीं की थी। यह आपको शुक्ल की बुक में भी मिल जाएगा। और जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, ये भी गलत है। ये दोनों गलत हुए, ए सही है हमारा और डी सही है। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ए, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। बी, कली युग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। सी, कली युग में मनुष्य वन धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। डी, कल युग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ ए और डी, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। डी है, कली युग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। आगे बढ़ते हैं,
आगे है, मूर्धन्या में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो वे ढोलक वादन कला में कुशल थे। आगे बढ़ते हैं। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। ये आपको मिलेगा कविता के नए प्रतिमान बुक है नामवर सिंह की, उसमें आपको ये कोटेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ए रत्तो, 2 नथु, 3 रिचर्ड, 4 हयात बख्श। तो इसका आंसर हमारा होगा 1 रत्तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये जो आकाशदीप हमारे पाठ्यक्रम में भी कहानी लगी हुई है, उसी में ये चंपा द्वीप आया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के राइटर है और इनकी रचनाएं आपको बताना है कौन सी किस राइटर की रचना है। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 2, राजशेखर काव्य मीमांसा की रचना है। भट्टनायक हृदय दर्पण की रचना है। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त की रचना है अभिनव भारती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? ए हानुस, बी लहरों के राजहंस, सी आषाढ़ का एक दिन, डी आधे अधूरे। आपको ये कालक्रम अनुसार लगाने हैं। हानुस भीष्म साहनी का नाटक है और बाकी के तीनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के। और मोहन राकेश के 2 नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे भी हुए हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं उन्हें कालानुक्रम लगा लेना है। इससे आपको जरूर फायदा होगा। इसका आंसर होगा 3 CBDA। आगे चलते हैं। आगे है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? गोदान उपन्यास से एक कोटेशन आती है, आपने कल भी देखा था जो हमारा प्रथम पाली में पेपर हुआ था, उसमें भी गोदान की एक कोटेशन आई हुई थी और इसमें भी आई हुई है। तो आप गोदान उपन्यास ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेना, जो बच्चे नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका आंसर होगा 1, किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती पात्र के बीच में ये संवाद हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है, यानी इतिहास दर्शन से कौन विचारक संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 वोल्टेयर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण कहता है मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संबद्ध है। इसका आंसर होगा 1 सही। कथन भी हमारा सही है और कारण भी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इसका हमारा आंसर होगा 1 सिद्ध साहित्य में। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, इसकी पुस्तक है भोजराज की श्रृंगार प्रकाश। परिंदे कहानी के पात्र है? ए रिचर्ड, बी डॉक्टर मुखर्जी, सी रामधन, सी मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। बी और डी। आपने रिचर्ड देखा होगा, अभी पहले भी आया था। तो बड़े जो पात्र है वे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहानी के, नाटक के और उपन्यास के। तीनों जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में जितनी कहानियाँ हैं, जितने नाटक है और जितने उपन्यास हैं, आप सबको एक जगह नोट कर लेना जितने भी पात्र हैं। आप देखते हैं एक ही पेपर में रिपीट भी होता है, जैसे रिचर्ड पहले भी आया हुआ है ऑप्शन में और फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी और डी, यानी 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों की को महाचिति कहा जाता है? आपको बताना है शिव की किन 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है। ऑप्शन 1 इच्छा ज्ञान स्मृति, ऑप्शन 2 कामना ज्ञान स्मृति, ऑप्शन 3 इच्छा ज्ञान क्रिया, ऑप्शन 4 इच्छा भ्रांति क्रिया। तो इसका हमारा आंसर होगा 3 इच्छा ज्ञान क्रिया। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये निबंध है कल्पलता निबंध संग्रह है, उसमें संकलित है। आगे बढ़ते हैं। हम अभी कथन देखेंगे। जो कि देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक
तय करता है। कारण, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। इसका आंसर हमारा एक सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? कौशिक और घटवार कहानी का पात्र है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? एक, भाषा की लाक्षणिकता। दो, भाषा की व्यंजकता। और तीन, उक्ति वैचित्र्य। चार, संध्या भाषा। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा चार, संध्या भाषा। आगे बढ़ते हैं। अभी कथन देखेंगे। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसका आंसर हमारा होगा तीन। ए सत्य है पर आर असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। कविता है बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। ए, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। बी, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। सी, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। चार, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो हमारा आंसर होगा इसका चार सही, बी और डी, बादल को गिरते देखा है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पथूकी। उक्त पद में पथूकी का अर्थ है। आपको बताना है इन चारों में से क्या पथूकी का अर्थ है। एक, साग सब्जी। दो, पेय पदार्थ। तीन, पकवान। चार, पत्ते का धोना। तो इसका आंसर होगा चार, पत्ते का धोना। आगे बढ़ते हैं। एक कोटेशन है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो वह एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? एक, टबरे पर सूरज का बिंब। दो, तीसरा छंद। तीन, हाशिए पर कुछ नोट्स। चार, एक लंबी कविता का अंत। तो इसका आंसर होगा एक लंबी कविता का अंत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रचनाएं दी हुई है और ये रचनाकारों के नाम है। आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है। देख लेते हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर साई की रचना है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चुका बिहू नहीं मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो हमारा आंसर होगा इसका एक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये उच्चारण स्थान के अनुसार आपको इनका मिलान करना है। देख लेते हैं। इसका आंसर होगा दो। सबसे पहले देखते हैं तालव्य। तालव्य की च। कंठ कौन है? कंठ का हो गया ग। दंत क्या हुआ हमारा? त। और ओष्ठ क्या हुआ? प। तो यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान के अनुसार इनका मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा को पंक्ति है। महारा गिरिधर गोपाल दूसरा न कुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ क्या है? आपको बताना है इस पंक्ति में छुआ का अर्थ क्या है। एक, छाछ। दो, मट्ठा। तीन, मथानी। चार, मक्खन। तो इसका आंसर होगा दो, मट्ठा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए, समय सरगम। बी, मित्रों मरजानी। सी, ए लड़की। डी, सूरजमुखी अंधेरे के। आपने एक बात नोट्स की होगी, क्या होता है जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई, मान लो हमारे पाठ्यक्रम में कृष्णा सोबती का उपन्यास लगा हुआ है, तो फिर उन्हीं के उपन्यास का कालक्रम पूछते हैं, किसी अन्य का ना पूछते, उनका ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पाठ्यक्रम हमारे उपन्यास में है उन उपन्यासकार के जितने भी उपन्यास हैं आपको ये याद होने चाहिए और उनका कालक्रम अनुसार भी याद होना चाहिए कि पेपर में आए तो आप आसानी से कर ले। जैसे कृष्णा सोबती का हमारे में उपन्यास लगा हुआ है और यहाँ पर उन्हीं के उपन्यासों का कालक्रम पूछा है। इसका आंसर होगा चार, बी डी सी ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा एक, कथानक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ये आसान है आपको। तो किसान जो है हमारा तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, आज्ञा, भ्राता ये तीनों हमारे तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम हितैषी है? एक, तुलसीराम शर्मा। दो, गोपाल शरण सिंह। तीन, अनूप शर्मा। चार, जगदम्बा प्रसाद। तो जगदम्बा प्रसाद का पूरा नाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी। आगे बढ़ते हैं।
आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 नंदकिशोर नवल, ऑप्शन 2 बाबू गुलाब राय, ऑप्शन 3 मुक्तिबोध, ऑप्शन 4 मलयज। तो ये कथन है बाबू गुलाब राय का। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में आपको बताना है इनमें से चारों पॉइंट में से कौन कौन से जिंदगी नामा उपन्यास के विषय में है। ये 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण। बी महानगर वासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। सी परिनिष्ठिक हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। डी विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो इसका आंसर हमारा होगा एक, ए और सी। जो क्या कहते हैं, जो जिंदगी नामा उपन्यास है वो पंजाब के किसान पर ही लिखा गया है। तो यह बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको विषय वस्तु पता होगी जिंदगी नामा उपन्यास की तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 मानव भविष्य की रक्षा। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर हमारे नाटक लिखे हुए हैं और आपको बताना है इनकी क्या शैली है, मतलब किस शैली में लिखे गए हैं। अंधेर नगरी प्रहसन में, अंधा युग गीति नाट्य है, गुरुस्वामिनी समस्या मूलक नाटक और आगरा बाजार लोट नाट्य शैली में लिखा गया है। और ये चारों ही नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इसका आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। ए माजुली, बी धरती का धनी, सी 20वीं सदी का बाणभट्ट, डी बहता पानी निर्मला। तो इसका आंसर होगा हमारा 4th, माजुली और बहता पानी निर्मला। ये दोनों अरे यायावर ये रहेगा याद में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। इसका आंसर होगा 4 लॉर्ड कर्जन। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। ए भावपरक, बी संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण, सी युग विशेष का आभास देने वाली, डी चिंतन प्रधान। तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है उसकी भाषा हमारी है संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। ये 2 पॉइंट हमारे सही हुए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है, यानी आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथन हैं। ए स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। बी प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती है। सी स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। डी स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर हमारा होगा 3, सी और डी वे ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथन हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है। ए इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। बी यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। सी यह विचार प्रधान नाटक है। डी इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो हमारा इसका आंसर होगा 1, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है। आगे बढ़ते हैं। असाध्य वीणा आज्ञा के किस कविता संग्रह में है। असाध्य वीणा भी नेट के पाठ्यक्रम में है और इसका आंसर होगा आंगन के पार द्वार। जो आज्ञा का कविता संग्रह है उसमें असाध्य वीणा संकलित है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ये 4 यहाँ पर कहानियाँ आपने फिर से नोटिस किया होगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो उन्होंने बाकी जो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ उन्हीं का अनुक्रम पूछा है। तो इसका आंसर हमारा होगा 1, सी डी बी ए। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर इनका मिलान करना है। कौन सा राष्ट्रपति का आदेश कब आया। 1955 में। ये पहली पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति का आदेश और द्वितीय में भी पूछा गया। बी संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, ये 1959 में आए। राजभाषा अधिनियम कब आया। 1963 में। संकल्प कब। 1968। इसका हमारा आंसर होगा 4th। आगे बढ़ते हैं।
संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो इसका आंसर होगा डी, हिंदी। आगे बढ़ते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। इन चारों में से आपको बताना है कौन से घनानंद से संबंधित सही तथ्य है। ए, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। बी, घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। सी, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। डी, घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। तो इसका आंसर हमारा 2 सही होगा, ए और सी। मैं आपको बता दूं जहाँ पर सिर्फ केवल ऐसे शब्द आए तो वे नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी वो तो हमारा सही होगा ही नहीं। तो आप ऐसे भी थोड़ा एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो इसका आंसर फोर्थ होगा, सेमरी और बेलारी, ये दोनों हमारे गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? 1 ललितपुर, 2 लोहितपुर, 3 अमोढ़ा, 4 जमोढ़ा। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 अमोढ़ा। अमोढ़ा जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का गांव है अमोढ़ा, उसका जिक्र हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं में। आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। मैं आपको बता दूं, आपका बंटी उपन्यास की जो विषय वस्तु है बहुत पूछी जाती है और एनटीए में भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। देख लेते हैं, आपको बताना इन चारों में से क्या क्या है। ए, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। बी, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। सी, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता। डी, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसका आंसर हमारा होगा ए डी, यानी हमारा ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए, उदिता। बी, चांद का मुंह टेढ़ा है। सी, चिंता। डी, संसद से सड़क तक। इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ, सी, बी, डी, ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो कौन कौन से पात्र नहीं है? ए और सी, यानी हमारा आंसर होगा 2। जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। बी, नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। सी, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक है। डी, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित है। तो इसका हमारा आंसर होगा ए और सी हमारा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। इन चारों में से आपको बताना है कौन कौन से कमलेश्वर के कहानी संग्रह। ए, बिरादरी बार। बी, राजा निर्वंशिया। सी, ठगसक। डी, कस्बे का आदमी। तो हमारा इसका आंसर होगा बी और डी, राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है। ए, राजकुमारी चंद्रदीप्ति। बी, सुचरिता। सी, पत्रलेखा। डी, ऋतंभरा। तो हमारा इसका आंसर होगा ए और बी, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ, सी, ए, बी, डी, यानी पहले पंचपरमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, फिर सवा शेर गेहूं और अंत में प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ए, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। बी, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। सी, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। डी, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। एनटीए ने इसका आंसर फोर्थ माना है, सी और डी। अब उसका कहना है कि इसका आंसर सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बी और डी होना चाहिए था, पर एनटीए ने सी और डी माना है। देखते हैं जब फाइनल आंसर की आती है तो इसमें चेंज होता है या नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? आपको ये कथन है, ये पंक्ति आपको बतानी है किसकी है, तो इसका आंसर होगा भामह। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? फोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता विचार से गांधीवादी दर्शन जो है वो सहमत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पार्वती, सुखदेव, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र है? ये पात्र आपको बताना है ये किस उपन्यास की है। एक, रानी केतकी की कहानी। दो, वामा शिक्षक। तीन, भाग्यवती। चार, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, देवरानी जेठानी की कहानी। आगे यहाँ पर हमको पंक्तियाँ और उनके भाव से मिलाना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृति का भाव है। भीति विभावरी जागरी, इसका हमारा आंसर होगा जागरण गीत है ये जो जमुना के से खचार, इसका हमारा आंसर होगा सामाजिक विसंगति। इस धाराशाही जग का क्रम, इसका होगा दार्शनिकता, यानी हमारा इसका आंसर चार। इसमें था कि कौन सा पंक्ति क्या भाव व्यक्त कर रही है, आपको उसी के अनुसार मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से है? एक, अकाल दर्शन। दो, नक्सलबाड़ी। तीन, रोटी और संसद। चार, मोचीराम। ये धूमिल की कविता है, धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी से ये पंक्ति ली हुई है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा दर्शन है। अद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका आंसर हमारा होगा चार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? इसका हमारा आंसर होगा चार, यांत्रिक भौतिकवाद। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। फिर से आप देखोगे श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो बाकी के उपन्यास का कालक्रम पूछ लिया। इसका आंसर होगा तीन, CBDA। आगे बढ़ते हैं। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से है? ए, यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। सी, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। डी, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर होगा फोर्थ, ए और डी। आगे बढ़ते हैं। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खेची तित जाओ, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसका आंसर होगा ए, आत्मसमर्पण। आगे, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? आपको बताना इन चारों में से क्या कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में कहा है। तो इसका आंसर हमारा होगा तीन, ए और सी। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बयान करने वाला व्यक्ति। तो हमारा आंसर होगा ए और सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है? तो इसका आंसर हमारा होगा तीन, CD। केशव की काव्य कला सत्येंद्र की नहीं, कृष्ण शंकर शुक्ल की है, और गुप्त जी की कला सत्येंद्र की है। ये दोनों आपस में ऐसे क्रॉस है, तो हमारा आंसर होगा ये C और D। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, एलिजाबेथन एसेज। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो जो हमारा उपन्यास है धरती धन्य अपना, उसकी विषय वस्तु है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। आगे बढ़ते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। ए, रामदास मिश्र। बी, विवेकी राय। सी, बाल मुकुंद गुप्त। डी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ, CDAB। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह तो यहाँ पर इसी से पता चल जाएगा, ये लिखा है दुनिया की सबसे अनमोल चीज़। इसका आंसर होगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये चार ग्रंथ है, आपको इनका सही अनुक्रम बताना है। इसका आंसर होगा एक, ACDB। आगे बढ़ते हैं। यह भी कथन है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। इसका आंसर
हमारा जो है अभिकथन तो सही है पर आर गलत है, तो आंसर होगा 3। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन है। एग्जाम में 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ये मैं कॉम्प्रिहेंशन आपको बाद में आराम से सोल्व करवाऊंगी। अभी सिर्फ हम आंसर देख लेते हैं ताकि आप अपने आंसर मैच कर ले। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्य आश्रित बातों का मूल है। हमारा आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदम्य आकांक्षा के बिना विद्या व्यर्थ और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण है देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। आगे बढ़ते हैं। किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण कभी तभी संभव है जब उस देश में सत्य साहित्य हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्तमान साहित्य 4, इसका आंसर होगा सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। आगे ये हमारा अगला कॉम्प्रिहेंशन है, इसके भी आंसर देख लेते हैं हम। प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा 2। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका भी आंसर होगा 2। हमारे जमाने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा होगा 4। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हमारा आंसर होगा 2। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हमारा होगा 3। ये यहाँ पर मैंने कॉम्प्रिहेंशन के आपको आंसर बता दिया, बाद में मैं आपको अच्छे से सोल्व करवाऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व करते हैं मैं एग्जाम में। ये हमारे 100 क्वेश्चन हुए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझको भेज दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मुझे जो ये आपने अपना क्वेश्चन पेपर मिलाया उसके आंसर जितने आपके सही है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा, ताकि हमें अपनी मेरिट का पता लग सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपनी अभी जो जैसे मैंने ये क्लास ली तो इसकी PDF मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।